हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द लर्न नोट्स फॉर यू। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं इंटरनेशनल लॉ के जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसके अंदर पार्ट 5 में। अब तक है जो हम 60 क्वेश्चन है वो डील कर चुके हैं। अब हम आगे जो 60 के बाद में जो क्वेश्चन जितने आज की इस वीडियो में डील कर पाएंगे उतने करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। अगर आपको इसमें किसी भी तरह को डाउट रहे तो आप चैट सेक्शन में जाकर के इस ऐप के वहां से आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो और अपने रिव्यू भी दे सकते हो कि किस तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है या फिर क्या यहाँ पर और बेटर किया जा सकता है या फिर ये बेस्ट तरीका है। तो वो आप सारी चीजें हैं वो चैट सेक्शन में मेरे को भेज सकते हो बिना किसी झिझक के। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, प्रोविजन और आर्टिकल। हमें बताना है कौन सी आर्टिकल में किसकी प्रोविजन है, किसके प्रोविजन है वो दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास में है कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसमें कि आर्टिकल डिस्कशन की गई है 61 में। और इसमें क्या दिए गए हैं, 54 मेंबर हैं इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द 3 ईयर ऑफ टर्म के लिए। ओके। सेकंड कंपोजिशन ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो कि 75 में दी गई है, जो कि 1994 में है, जो सस्पेंड कर दी गई है, अभी ये करंटली इनएक्टिव है। जो थर्ड में क्या है कि जो एक्सक्लूजन ऑफ मेंबर है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, वो हमें कौन से सेक्शन में देखने को मिलते हैं, वो कौन से आर्टिकल में देखने को मिलते हैं, वो आर्टिकल 6 में देखने को मिलते हैं। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन दी गई है आर्टिकल 5 में। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो कौन से ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन ए में। ए इसका राइट आंसर है। दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, हमें उसको कंसीडर करना है कि उसमें क्या चीजें करेक्ट हैं और क्या नहीं है। स्टेटमेंट क्या है कि अंडर आर्टिकल 36(2) ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, तो यहाँ पे स्टेट पार्टी टू दी स्टैट्यूट में कन्फर द कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन अपॉन द आईसीजे इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, यानी कि कौन से ऐसे मैटर जिनके ऊपर कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है वो उनके ऊपर कंफर्म की गई है। तो सबसे पहले है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी की बात हो तब, तो ये करेक्ट है, यस ये करेक्ट है। सेकंड है एनी क्वेश्चन ऑफ नेशनल लॉ, तो नेशनल लॉ की जब बात आती है तो यहाँ पर ये सही नहीं है। आईसीजे ओनली डील विद द इंटरनेशनल लॉ नॉट नेशनल लॉ। थर्ड क्या कहता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच जो कि एस्टेब्लिश्ड है वुड कॉन्स्टिट्यूट ए ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस करेक्ट है। मतलब जैसे कुर्फू चैनल केस 1949 में हुआ था, इस तरीके से मतलब जो यहाँ पर एक एग्जिस्टेंस किसी फैक्ट की है वो उसको अगर एस्टेब्लिश करते हैं तो वो एक तरीके से ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को करा है। बाकी ये जो है इस तरीके का फैक्ट है तो उसकी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन किसके पास जाती है, आईसीजे के पास जाती है। वहीं पर अगर हम फोर्थ की बात करें तो जो नेचर एंड जो एक्सटेंट है ऑफ द सेपरेशन टू बी मेड फॉर द ब्रीच ऑफ डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन, तो जब हम डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन की बात करें तो ये आईसीजे की जो प्रीव्यू है जुरिस्डिक्शन है उसके क्या है, आउटसाइड है, ये इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो ये इसमें नहीं आएगा और ना ही ये आएगा। तो 1 और 3 जो इसका राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि हमें जो है दो अजर्सन और रीजन दिए गए हैं। अब उन अजर्सन और रीजन में से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है या फिर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अजर्सन है वो क्या कहता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म प्रोरोगेटम है वो क्या कहता है कि जो कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन इन अ मैटर व्हिच इट डज नॉट अदरवाइज हैव द जुरिस्डिक्शन वेयर रिस्पोंडेंट कंसेंट टू द जुरिस्डिक्शन सब्सिक्वेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट इट। तो क्या ये असर्शन सही है? यस करेक्ट है। मतलब जहां पर दो स्टेट हैं, जैसे हमने डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म प्रोरोगेटम की जब बात की थी तो उसमें कहा था कि जब दो स्टेट हैं वो अपनी मर्जी से किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो चूज कर सकते हैं। हालांकि उस कोर्ट के पास में उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, लेकिन वो स्टेट है वो उसको कंसेंट दे रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना केस है वो सोल्व करवाएं, तो वो वहां पर हो सकता है। ठीक है। सेकंड रीजन क्या कहता है इसका, जो ऑपरेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म प्रोरोगेटम है वो क्या हैज बीन इनवाइज्ड अंडर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड आल्सो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या ये करेक्ट है? यस दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड ये एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन की कि ये यहाँ पर दिया गया है, यूएन चार्टर में भी दिया गया है और स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी दिया गया है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कहता है कि अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल, इनमें से कौन सी आर्टिकल के अंदर जो यूनाइटेड नेशन है जो जनरल असेंबली है वो स्टेब्लिश कर सकती है ऐसे सब्सिडरी ऑर्गन को जो कि उनको नेसेसरी लगे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या ये कर सकते हैं? यस, कर तो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए हमसे आर्टिकल पूछिए कौन से आर्टिकल में कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल है 22 में कर सकते हैं। 22 में है जो जनरल असेंबली है वो स्टेब्लिश कर सकती है सब्सिडरी ऑर्गन। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल की हम बात करें तो UNHRD जो ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में होता है, बात करता है। एक आता है UNICEF है, ठीक है। तो ये कुछ सब्सिडरी ऑर्गन ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। वहीं पर अगर हम बात करें इन बाकी की 3 आर्टिकल की, तो वो किसके बारे में बात करती हैं? आर्टिकल जो ये 21 है वो बात कर रही है रूल ऑफ प्रोसीजर के बारे में, रूल ऑफ प्रोसीजर। और आर्टिकल 20 है वो बात करती है स्पेशल सेशन के बारे में, स्पेशल सेशन के बारे में। और आर्टिकल 23 है वो बात करती है SC कंपोजिशंस के बारे में। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन इसका डी है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि इन सभी जूरिस्ट में से कौन से जो जूरिस्ट हैं जो कि डेक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन है उसके चीफ एक्सपोनेंट हैं? तो वो हैं हेल, ब्राइली, फिशर एंड पिटकोबर्ट। ये हैं जो कुछ जूरिस्ट हैं जो कि चीफ एक्सपोनेंट बोले जाते हैं डेक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब रिकॉग्निशन की बात होती है तो। ओके, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन है वो क्या है, इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ रूल ऑफ सेट जो कि अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट एंड कंडक्ट द स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद वन अदर। ये जो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है वो कौन से जूरिस्ट ने दी है? ये जो डेफिनेशन है वो कैल्सन ग्रे ने दी है। ओपनहाइम है, इसमें वो फोकस करते हैं कॉमन कंसेंट ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। ब्रेली हैं वो एम्फसाइज करते हैं कस्टमरी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ इसके जूरिस्ट थे जो कि इंटरनेशनल लॉ में बार बार आते हैं, नाम कुछ आप याद कर लीजिए, ओपनहाइम, स्टार्क, ग्रे और कैल्सन। इसके अलावा वो एजिलोटी हैं, हैगल है। ओके, एक ऑस्टिन का पॉजिटिविज्म आता है जिसमें वो 3 नाम आते हैं बार बार, कौन से हैं, कमांड ऑफ द सोवरेन सैंक्शन बैक्ड बाय द सैंक्शन, वो वाली एक आती है, इसमें 3 नाम है, कमांड है, सोवरेन है और सैंक्शन है। तो ये था क्वेश्चन 66 2023 यानी कि 2023 जून में आया हुआ है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो इसमें जो स्टेट है वो डायरेक्टेड है टू एंडेवर, किस तरीके के प्रयास करने के लिए डायरेक्टेड है। तो ये हमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो दिए गए हैं, चलिए इनको देखते हैं। 51 आर्टिकल में दिए गए हैं प्रमोट, ये क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यस दिस इज करेक्ट, ये इसमें आएगा। फिर आता है मेंटेन करना जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, ये भी उसमें है। और सी क्या कहता है, फोस्टर रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। डी क्या कहता है कि जो प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट को बचाने के लिए यहाँ पर जो प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट एनवायरनमेंट की उसकी बात करते हैं। तो ये कहाँ मिलता है हमें देखने को, ये मिलता है आर्टिकल 48A में जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये इसमें नहीं आएगा। उसके बाद में ई क्या है, एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू द आर्बिट्रेशन, तो ये इसमें है। तो जो है ए, बी, सी और ई है वो करेक्ट है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 में। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में हमें चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ए है वो क्या कहती है कि जो रिकॉग्निशन है डी जोर वो क्या है, एक फाइनल है, एक बार अगर आपने दे दी तो उसको बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस। जो रिकॉग्निशन डी जोर है वो क्या है, फाइनल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डी जो रिकॉग्निशन है वो क्या है, फाइनल ही होती है। उसके बाद में डी फैक्टो रिकॉग्निशन है वो विड्रॉ की जा सकती है, यस विड्रॉ की जा सकती है। वहीं पे डी क्या कहता है, जो विड्रॉवल है ऑफ रिकॉग्निशन बाय द स्टेट बिकॉज दैट स्टेट हैज सीज्ड टू बी द स्टेट, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये बहुत ही रेयर है कि कभी ऐसा हुआ हो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ई क्या कहता है कि जो रेट्रोएक्टिव रिकॉग्निशन है
ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट वो डज नॉट इनवैलिडेट द एक्ट ऑफ द प्रीवियस डीजोर रिकॉग्निशन। तो ये कहता है यस, ये भी करेक्ट है कि जो रेट्रोएक्टिव रिकॉग्निशन है वो उसके प्रायर एक्ट हैं जो भी, उनको इनवैलिडेट नहीं करता। इसके अंदर आपको एक केस लॉ भी देखने को मिलेगा, वो है लूथर वर्सेस सागोर का 1921 का केस था ये, 1921 का। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो ए, सी और ई इसमें करेक्ट है, तो ए, सी, ई ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए हैं, तो A1 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 अजर्सन रीजन एक बार फिर से दी गई है हमें। आप अजर्सन में से, रीजन में से हमें बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। अजर्सन क्या कहते हैं कि जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज हैं जो कि डिक्लेयर करती है कि स्टैब्लिश कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को, वो क्या है, नॉन पार्टीज पे भी बाइंड हो सकती है। तो यस, ये है जो करेक्ट है। जैसे कि हमें कुछ इसका एग्जांपल देखें तो VCLT है, वियना कन्वेंशन ऑफ जो है लॉ ऑफ ट्रीटीज हैं, जेनोसाइड कन्वेंशन है। रीजन की बात करें तो आर्टिकल 38 है वियना कन्वेंशन का, वो मेक एन एक्सेप्शन देता है आर्टिकल 34 और 37 को ऑफ द वियना कन्वेंशन को। तो क्या ये करेक्ट है? यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। जो 34 और 37 है ये क्या है, प्रिविटी रूल है, इनको ओवरराइड कर सकता है 38। तो ये दोनों के दोनों करेक्ट है और ये एक्सप्लेनेशन भी इसकी 38 वाली करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70 है, 2023 में ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था जून में, और ये भी उसी का ही। इसमें लिस्ट दी गई है हमारे पास में, दो एक तरफ है ईयर, एक तरफ है कोई ट्रीटीज है या कन्वेंशन है दी गई, हमें उनको मैच करना है, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं उनको। तो सबसे पहले हमारे पास में है क्योटो कॉल या क्योटो ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो कौन से सन में हुई थी? ये हुई थी 1997 में, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इसमें टारगेट से। उसके बाद में बी क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिली। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वो कब हुई थी? 1999 में। उसके बाद में सार्क है, अकॉर्ड ऑन एक्सट्राडिशन, तो ये कब की है? ये ट्रीटी है 1987 की, साइंड हुई थी काठमांडू में। उसके बाद में WTO है, वो कब इन्फोर्स में आया था? 1995 में। WTO का जो एनफोर्समेंट ईयर विद इसकी डेट है वो क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर चैट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन है बहुत बार पढ़ा चुका हूं और आपको कहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी ईयर की, ये जो WTO की ईयर और डेट है वो अक्सर पूछी गई है। तो ये इसका ऑप्शन एक है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि हमारे पास कुछ ये स्टेटमेंट दी गई, इनमें से करेक्ट है वो हमें चूज करनी है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन इतना हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन है जो NTA के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये एक डिलीटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसका प्रॉपर ऑप्शंस हैं वो नहीं थे, उस वजह से। तो हम इसका एग्जैक्ट आंसर है वो देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या कहती है? स्टेटमेंट 1 कहती है कि ट्रीटीज हैं वो क्या है, मे बी टर्मिनेटेड। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ट्रीटीज हैं वो टर्मिनेट की जा सकती हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। कैसे? बाय द वे ऑफ, ये दो तरीके इसमें बताए गए हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट पार्टी, यानी कि बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। जब म्यूचुअल कंसेंट की बात हो तो उसको हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू इनको कर सकते हैं। तो ये कहाँ दिया गया है? एक्ट ऑफ द पार्टी दिया गया है आर्टिकल 54 में। किसकी आर्टिकल है ये है VCLT, यानी कि वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटीज के ऊपर। और वहीं ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात करें तो वो दी गई है 61 आर्टिकल के अंदर VCLT के। आई होप इट इज क्लियर। यानी कि जहां पर ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात करें तो जैसे कि परफॉर्मेंस ही उसकी इम्पॉसिबल हो गई है, तो उस जैसी कंडीशन में इसको हम कह सकते हैं। और जो स्टेटमेंट बी है वो कहते हैं कि टर्मिनेट नहीं की जा सकती है, तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी है तो सेकंड करेक्ट हो भी नहीं सकती। थर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन दो तरीकों से है वो टर्मिनेट की जा सकती है। फोर्थ यानी कि डी क्या कहती है कि जो इंपोर्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस है ऑफ अ ट्रीटी इज आल्सो अ ग्राउंड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज एंड द प्रोविजन इज कंटेन इन आर्टिकल 51 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। इंपोर्टिंग जो परफॉर्मेंस है ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है टर्मिनेशन का। और जो स्टेटमेंट ये कहती है कि ये आर्टिकल 57 में दी गई है,
तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आर्टिकल जो 57 है वो डील करती है सस्पेंशन से, न कि टर्मिनेशन से। ओके, तो ये यहां तक करेक्ट है। इसकी जो स्टेटमेंट ए और सी है वो करेक्ट है, और वो ऑप्शन में कहीं नहीं थी, तो इसलिए इस ऑप्शन को डिलीट किया गया था, और 2023 जून में ये पूछा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कॉग्नेंस है वो इनकॉर्पोरेटेड है इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। जो ट्रीटीज की दो हमने आर्टिकल की भी बात की हुई है ये, तो इसकी कौन सी आर्टिकल में जस्ट कॉग्नेंस दिया गया है, तो वो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 53 में। और जस्ट कॉग्नेंस का अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये क्या है, एक लैटिन टर्म है, उससे लिया गया है, मतलब कंपेलिंग लॉ, जिसको एक रेफर करता है प्रीएम्प्टरी जो नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, जैसे कि कोई यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए गए लॉ हैं, नॉन डेरोगेटरी हैं, बाइंडिंग होते हैं सभी के सभी स्टेट के ऊपर। कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड, स्लेवरी, टॉर्चर, वार ऑफ एग्रेशन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन जैसे ये कुछ एग्जांपल है जस्ट कॉग्नेंस के, इस प्रिंसिपल में जो लॉ आते हैं उनके। ठीक है, तो इसके अलावा जो बाकी के आर्टिकल है हमारे पास 3 बचे हुए, वो देखते हैं क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल जो 25 है वो क्या कहता है, 25 कहता है प्रोविजनल एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटीज की बात करता है, जो कि डील करता है टेम्परेरी एप्लीकेशन किसी भी ट्रीटी के बारे में, यानी कि प्रोविजनल एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटीज। और वहीं पर आर्टिकल 37 है वो बात करता है रिवोकेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्लिगेशन और राइट ऑफ द थर्ड स्टेट, यानी किस तरीके से एक थर्ड स्टेट है वो उस ट्रीटी से कंसर्न होती है। वहीं पर अगर हम 53 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आर्टिकल 63 है वो डील करती है सेवरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर रिलेशन, उनकी सेवरेंस, यानी कि जो स्टेट है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन से सेवर हो चुका है, फिर भी वो उस ट्रीटी का क्या है, पार्ट रह सकता है, स्टिल कैन बी ए पार्टीज टू दी ट्रीटीज, यानी कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में तो अलग अलग हो गए हैं, बट ट्रीटी के अंदर वो पार्टी फिर भी रह सकते हैं। ये 63 में गया, इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि जो स्ट्राडा डॉक्ट्राइन है वो प्रोपाउंड किया गया था बाय द स्ट्राडा, और जो स्ट्राडा थे, जो व्यक्ति थे, वो कौन थे, वो थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द मैक्सिको। कब थे, 1930 में। ओके, इस डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है कि जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली है किसी भी गवर्नमेंट का वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। और जबकि एक और डॉक्ट्राइन है वो कौन सा है, टोबार डॉक्ट्राइन, जो कि बिल्कुल इसके विपरीत है, रिक्वायर करता है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फॉर द रिकॉग्निशन के लिए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हम वो चूज करनी है। तो ये है यूएन चार्टर के प्रीएम्बल और सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, द प्रीएम्बल ऑफ यूएन चार्टर सेज वी द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, और जो स्टेटमेंट बी है वो भी सेम बात ही कह रही है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यहां पर जो क्या डिफरेंस है, जो कि इनमें से एक को करेक्ट करता है और एक यहाँ पे इनकरेक्ट करता है। तो वो डिफरेंस ये है कि इसमें कोमा भी लगा है और एस भी लगा है, तो ये प्रॉपरली कोटेड एक स्टेटमेंट है, जबकि जो इनकरेक्ट है उसके अंदर मिस कोटेशन की गई है। तो ये हो गई करेक्ट ए स्टेटमेंट है, जो बी हो गई रॉन्ग। सी क्या कहता है, जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, करेक्ट है। वहीं पर यही जो सेम चीज है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जनरल असेंबली की, जीए की है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी, जबकि ये किसकी है? सिक्योरिटी काउंसिल की है। और मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी पीस और जो इसके रिगार्डिंग प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये भी क्या होगी? रॉन्ग होगी, कि इनके लिए ये जो प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी नहीं है, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेकेंडरी है। किनके लिए? आईसीजे के लिए एंड जीए के लिए, जनरल असेंबली के लिए। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका ए और सी जिसमें आ रहा है वो राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि जो ग्रैंड फंक्शन है लॉ ऑफ नेचर का, वाज डिस्चार्ज
इन गिविंग बर्थ टू द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कही है? तो ये स्टेटमेंट कही गई है बाय दी हेनरी मैन। हेनरी मैन ने है ये स्टेटमेंट कही है अपनी एंशिएंट लॉ की जो आई थिंक बुक है 1861 की, उसमें कहा है। ठीक है, वहीं ओपनहेम की बात करें तो वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं। हॉलैंड की बात करें तो इन्होंने वेनिसिंग पॉइंट इंटरनेशनल लॉ को वो कहा है। और इसके अलावा जो एच.एल.ए. हार्ट है वो जूरिस्प्रूडेंस में आते हैं, कंसेप्ट ऑफ लॉ से रिलेटेड है। तो किस तरीके से आपको काफी सारे कंसेप्ट इस एक क्वेश्चन में आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में फिर हमारे पास स्टेटमेंट है, इनमें से करेक्ट हमें चूज करनी है, कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो यूनिटिंग फॉर द पीस रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1950। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और जो स्टेटमेंट बी है वो क्या कहते हैं कि यूनिटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द जीए यानी कि जनरल असेंबली के द्वारा थी। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा थी? तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? करेक्ट जनरल असेंबली वाली। और जो सिक्योरिटी काउंसिल वाली है वो क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और डी क्या कहता है कि जो मेंटेनेंस है इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी इज प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? सिक्योरिटी काउंसिल। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो ये करेक्ट होगी। और जनरल असेंबली का ये क्या है? एक सेकेंडरी फंक्शन है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो आई होप इट इज क्लियर। ए बी डी है इसके जो है राइट ऑप्शन होंगे। तो ए बी डी फर्स्ट वाले में आ रहे हैं, तो फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है 77 में हमें दिए गई हैं कुछ ट्रीटीज। उन ट्रीटी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो सेट करना है। तो पहले इनके ईयर हमें पता होने चाहिए, फिर ही हम इसको सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफोलिया, ये ट्रीटी है वो कब की है? 1648 की है और बर्थ ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी से कुछ रिलेट करती है ये। सेकंड है किलोग ब्रांड पोस्ट, ये ट्रीटी कब की है? ये ट्रीटी है 1928 की, जो कि आउटलॉड वार के बारे में बात करती है। फिर आती है ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस, ये है 1874 की, और ये अर्ली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एफर्ट्स के बारे में बात करती हैं। वहीं पर डी की बात करें तो कन्वेंशन ऑफ स्टैट्यूट ऑफ रिफ्यूजीज हैं। तो ये जो कन्वेंशन है वो है 1951 की, पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद में रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के लिए आई थी। और मोंटेविडो, ये मोंटेविडो है, मोंटेविडो कन्वेंशन है वो कब की है? 1933 की। स्टेटहुड क्राइटेरिया इसमें डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ए, सी, बी और ई और डी, ये इसका करेक्ट है। तो कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है? ये आ रहा है 4th नंबर वाले में। तो 4th ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि इनमें से सेफ्टी नेट इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के लिए है किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मार्टिनस क्लॉज को। मार्टिनस क्लॉज क्या है? ये इसका ओरिजिन हम बात करें तो ये हेग कन्वेंशन थी ना, कब की? 1899 एंड 1907, 99 है ये, इसमें हुई थी। और ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन एंड कम्बेटेंट। भले ही वो इस ट्रीटी में कवर ना हो एक्सप्लिसिटली, फिर भी उसके ऊपर यह जो बात करता है। तो मैरिट मार्टिनस क्लॉज है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79 में हमें असर्शन और रीजन दी गई है। असर्शन क्या कहती है? असर्शन कहती है कि जो ये आर्टिकल है 38(2) स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे की, वो क्या कहती है कि जो प्रोविजन है आर्टिकल 38 में 1 में, वो क्या है? सेल नॉट प्रेजुडाइज द पावर ऑफ कोर्ट टू डिसाइड ए केस एक्स एक्को एक्ट बोनो इफ द पार्टी एग्री देयर टू। यानी कि इक्विटी और फेयरनेस से उस केस को डिसाइड करने से मतलब क्या है? कोर्ट को ये प्रेजुडाइज नहीं कर सकती। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, करेक्ट है। और जो रीजन है वो क्या कहता है कि एक्स एक्वा एट बोनो, वो अनेबल करता है कोर्ट को डिसाइड करने में क्या? कंसिडरेशन ऑफ फेयर डीलिंग और गुड फेथ, मतलब वही फेयर, इक्विटी, फेयरनेस, वो चीजें ध्यान रखना, विच मे बी इंडिपेंडेंट और इवन कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। तो इनमें से जो क्या ये जो इसका रीजन है असर्शन का वो करेक्ट दिया गया है। तो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इसका दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है कि हमारे पास में कुछ केसेस हैं और इन केसेस को हमें करना है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए हमें इन सभी का ईयर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में है फिशरी ज्यूरिसडिक्शन मेरिट केस, और इस केस की अगर हम बात करें तो ये केस है 1974 का, मैरीटाइम जोन से रिलेटेड है, फिशरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है। सेकंड है केस आइलैंड ऑफ पल्मास आर्बिट्रेशन केस, और ये केस है 1928 का, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी से रिलेटेड। फिर आता है नंबर्ग जजमेंट, ये है 1946 का, इंडिविजुअल जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज होती है उनके बारे में बात करता है। फिर आता है राइट ऑफ पैसेज ऑन द इंडियन टेरिटरी केस, जो कि इंडिया वर्सेस पुर्तगाल के बीच में आया था, 1960 का केस है, इसमें कस्टमरी राइट वगैरह का पैसेज से रिलेटेड था। फिर आता है एसएस लोटस का केस, जो कि है 1927, सबसे ओल्ड केस है ये, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या होगा, ई बी सी डी और ए। आई होप इट इज क्लियर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ई बी सी डी है थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो के कुछ 20 क्वेश्चन। आई होप कि ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में या चैट सेक्शन में जाकर के हम मुझसे पूछ सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ में इन वीडियोस को, इन कोर्सेज को शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।